नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम जीवन की प्रक्रिया सिद्धांत 2 के बारे में चर्चा करेंगे और हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी अनुभाग 5.2। ये अस्वीकरण है। आइए देखते हैं आज के अधिगम उद्देश्य। तो आज हम पोषण की अवधारणा को समझना और विभिन्न पोषण विधियों के बीच में अंतर कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पौधों और कुछ जीवाणुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वपोषी पोषण पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कैसे क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करता है और वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे सर्वपोषी पोषण में शामिल संरचनाओं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो स्वपोषी जीव और जंतु होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सपोषी पोषण में शामिल संरचनाओं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की पहचान करना और उनका वर्णन करना और प्रकाश संश्लेषण को सुगम बनाने के लिए पत्तियों के पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर कि कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, इसको हम समझेंगे। ये अनुक्रमणिका है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं सपोषी पोषण की। इसके बाद हम क्रियाकलाप पे चर्चा करेंगे। उसके बाद होगी आपकी दूसरी क्रियाकलाप 5.2। फिर हम आज के व्याख्यान का एक संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों पर। अंत में हम कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। आपके लिए कुछ रोचक प्रश्न भी होंगे अंतिम में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन लेते हैं, उसे तोड़ते हैं और ऊर्जा पाने और बढ़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसमें शामिल है भोजन से पोषक तत्व लेना, उन्हें पचाना और इन पोषण तत्वों से मिली ऊर्जा का उपयोग जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए करना, जैसे कि वृद्धि, मरम्मत और गति। देखिए, पोषण एक ऐसा तरीका है जिसमें एक जीव खाना खाता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं और उनका उपयोग ऊर्जा पाने, बढ़ने के लिए यानी कि वृद्धि के लिए और अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। अब हम पोषण के दो मुख्य तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कुछ जीव अपना खाना सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके करते हैं। ये जीव, जिन्हें अक्सर स्वपोषी कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा या रासायनिक प्रक्रियाओं से, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में होता है रासायनिक प्रक्रिया, उनका उपयोग करते हैं जिससे कि जो जटिल कार्बनिक जो अणुओं को ये संशोधित करते हैं। विषमपोषी पोषण में क्या होता है? देखिए, जीव अन्य जीवों से तैयार भोजन प्राप्त करते हैं। ये होता है विषमपोषी पोषण। तो यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो अपना पोषण दूसरे जो जीव जंतु होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं सपोषी एवं परिपोषी जीव। सपोषी जैसे कैसे हो गए? पौधे हो गए, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और दूसरे हो गए आपके विषमपोषी जो कि दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। बात कर रहे हैं हम सपोषी पोषण की। सपोषी ऐसे जीव हैं जो
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से। देखिए स्वपोषी ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से। कुछ जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये जो जीव हैं ये जटिल पदार्थों का ये उपयोग कर रहे हैं और उससे ये पोषण उत्पन्न करते हैं, और पोषण की मदद से इस शरीर की जो इनकी संरचना है वो बनाते हैं। देखिए जटिल पदार्थों को अवश्य सरल रूपों में तोड़ा जाना चाहिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन और जो फैट्स हैं ये सारे जटिल पदार्थ हैं। इनको ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स में इनको तोड़ा जाता है, तो ये सारे आपके सरल पदार्थ हो गए। ठीक है, ऐसे ये पोषण इनको मिलता है स्वपोषी जीव और जंतुओं को। जटिल पदार्थों को ये सरल पदार्थों में ये तोड़ते हैं। देखिए जीव विघटन और अन्य सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जो एंजाइम होते हैं, इसको किण्वक भी बोलते हैं, इनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो देखिए जीव गठन के लिए जैव उत्प्रेरक के रूप में जो एंजाइम्स होते हैं, तो किण्वक भी कहा जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। विषपोषी सपोषी पर निर्भर होते हैं। तो विषमपोषी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी में जंतु और कवक शामिल होते हैं। देखिए विषमपोषी जीव कौन कौन से होते हैं? जंतु और जो कवक होती है, ये दोनों ही विषमपोषी होते हैं। यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और जीवित रहने के लिए वो अन्य जीवों से पोषण उत्पन्न अ, अन्य जीवों से ये पोषण लेते हैं। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं स्वपोषी और विषमपोषी जीव। आगे आगे चर्चा करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसपे पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं, वो जो सूरज की रोशनी है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं, और इसको ये परिवर्तित कर देते हैं ग्लूकोज में। और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का भी आप बोल सकते हैं निर्माण होता है। ऑक्सीजन भी मुक्त होती है इस प्रक्रिया में, या ऑक्सीजन निकलती है आप बोल सकते हैं इस प्रक्रिया में। देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है? तो पत्ती की कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे होता है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण सपोषियों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी को और कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज। सपोषी बाहरी पदार्थों को सचित ऊर्जा से परिवर्तित करते हैं। तो सपोषी ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका ये उपयोग करते हैं, और सूर्य का जो प्रकाश होता है इसका इस्तेमाल करके ये भोजन बनाते हैं, हम बोल सकते हैं। ये जो भोजन है ये ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है। देखिए हम इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होता है ये दोनों सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल भी बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो क्लोरोफिल का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, और इन सब पदार्थों को ये परिवर्तित कर देते हैं ग्लूकोज में। देखिए पौधे ऊर्जा के लिए आप बोल सकते हैं एक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट है।
अब हम बात कर रहे हैं समग्र रासायनिक समीकरण की। देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रकाश संश्लेषण में सूरज की रोशनी और जो क्लोरोफिल है उसका उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज आप देख सकते हैं C6H12O6 होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको दिखाई जा रही है इस चित्र में। पोषी पोषण के बारे में हम बात कर रहे थे। आइए आइए अब हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। देखिए पहला क्या है, क्लोरोफिल जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक रंग द्रव्य है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, मुख्य रूप से सूरज के नीले और लाल हिस्सों से, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। जहां पौधे इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन होता है। तो ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं वो रात और दिन के बीच में विभाजित होती हैं। रात में क्या हो रहा है? देखिए रात में वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे एक मध्यवर्ती यौगिक के रूप में संग्रहित करते हैं। और देखिए दिन के दौरान क्या हो रहा है? क्लोरोफिल संग्रहित मध्यवी को संसाधित करने के लिए ऊर्जा अवशोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्लोरोफिल जो संग्रहित मध्यवर्ती होता है उसको संसाधित करने के लिए ऊर्जा अवशोषण करता है यहाँ पे। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं वो दिन और रात में विभाजित होती हैं। तो देखिए मरुस्थलीय पौधों में क्या हो रहा है? इनमें रात में क्या हो रहा है? पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं वो खुले रहते हैं और हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर ली जाती है। दिन में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो रंध्र हैं वो बंद रहते हैं दिन में। ये आप इस पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जो रंध्र होते हैं, देखिए मरुस्थलीय पौधों में क्या हो रहा है? तो मरुस्थलीय पौधों में आप देख सकते हैं यहाँ पे रात में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे पौधे यहाँ रात में अपने जो स्टोमेटा है वो खोलते हैं, यानी कि जो रंध्र हैं, स्टोमेटा को रंध्र बोलते हैं, वो रात में वो रंध्र खुले रहते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। दिन में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो रंध्र है वो बंद रहते हैं दिन में और जो पहले ली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो मुख्य बात यहाँ पे क्या है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब हम क्रियाकलाप 5.1 के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, गमले में लगा हुआ पौधा लें जिसकी पत्तियां शबलिपित हो। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रूटॉन। पौधे को 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखें ताकि सारा स्टार्च उपयोग हो जाए। अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए धूप में रखें। पौधे से एक पत्ती तोड़ें, इसमें हरे क्षेत्रों को चिहित्र करें और इन्हें कागज की एक शीट पर ट्रेस करें। पत्ती को कुछ मिनटों के लिए उबलते पानी में डुबोएं। इसके बाद कुछ अल्कोहल वाले बीकर में डुबाएं। आगे चर्चा करते हैं। देखिए उपरोक्त
बीकर को सावधानी से जल तरतान में रखें और तब तक गर्म करें जब तक अल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है ये आपको देखना है, और विलियन का रंग क्या होता है। आप पत्ती को कुछ मिनट के लिए आयोडीन के तनु विलियन में डुबाएं। पत्ती को बाहर निकालने और आयोडीन विलियन को धो डालें। ठीक है, आपको पत्ती को बाहर निकालना है और फिर आयोडीन में आपको उन्हें धोना है, और आयोडीन विलियन को आपको धोना है। ठीक है, फिर पत्ती के रंग का अवलोकन करें और इसकी तुलना शुरुआत में की गई पत्ती से ट्रेसिंग से करें। पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं शबलित पत्ती। पहला क्या है, मंड परीक्षण। ठीक है, तो इस चित्र को आप सावधानी से देखें। तो ए जो आपका पहला है वो है मंड परीक्षण से पहले, और दूसरा क्या है, मंड परीक्षण के बाद। आगे चलते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम शबलिपित पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पहले उद्देश्य देखते हैं इस क्रियाकलाप का। देखिए, स्टार्च निर्माण की जांच करके ये प्रदर्शित करना कि प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों के हरे भाग में ही होता है, ये इसका उद्देश्य है। सामग्री कौन कौन से चाहिए आपको, तो गमले में लगा शबलिपित पौधा, बीकर, जल, सतरान, अब अल्कोहल आयोडीन का घोल, पानी, ट्रेसिंग के लिए कागज और मार्कर। देखिए प्रक्रिया क्या है। देखिए, पौधों को 3 दिनों तक अंधेरे में रखें, इसे 6 घंटे तक धूप में रखें, पत्ती तोड़ें और हरे क्षेत्रों का पता लगाएं, पत्ती को पानी में उबाल लें, गर्म अल्कोहल में रंगहीन करें, आयोडीन घोल से परीक्षण करें। उसके बाद मूल ट्रेसिंग से तुलना करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये संक्षिप्त में आपको बताई गई है, ये प्रक्रिया आपको करनी है। कुछ टिप्पणियों के बारे में बात करें। देखिए, यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है जिसको बोलते हैं हरा रंग द्रव्य, ये अल्कोहल में घुल जाता है। जब आप पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं तो क्या होता है, तो जो आपका हरा रंग द्रव्य है वो घुल जाता है। इसकी वजह से पत्ती जो है वो पीली या सफ़ेद हो जाती है। तो पीली आपकी जो पत्ती है वो पीली या सफ़ेद हो जाएगी इसके कारण। उसके बाद आयोडीन परीक्षण के बाद क्या होगा, तो देखिए आप जब एक पत्ती को आप अल्कोहल में रखते हैं तो देखिए उसका जो हरा रंग द्रव्य है वो घुल जाता है। हरा रंग द्रव्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। पत्ती आपको हरे रंग की नहीं दिखेगी, अब आपको पीली या सफ़ेद रंग की दिखेगी। उसके बाद देखिए आपके आयोडीन परीक्षण के बाद क्या होगा, हरे क्षेत्र नीले काले रंग में बदल जाएंगे, और जो गैर हरे क्षेत्र हैं वो रंगहीन ही रह जाएंगे। ठीक है, वो रंगहीन रह जाएंगे। जो आपके हरे क्षेत्र नहीं थे, जो आपके पीले क्षेत्र सफेद क्षेत्र है वो रंगहीन ही रह जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं पत्ती में मंड परीक्षण। तो ये प्रक्रिया आपको क्या दिखाती है कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जो हरे क्षेत्र हैं उनमें ही हो रहा है। हरे क्षेत्र जो हैं वही प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि वो भोजन बना रहे हैं। इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, वो ग्लूकोज बना रहे हैं। और वो जो क्षेत्र हैं हरे क्षेत्र वो नीले काले रंग के हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज मौजूद है। निष्कर्ष क्या है इस क्रियाकलाप का। देखिए, स्टार्च केवल पत्ती के हरे भागों में बनता है क्योंकि वह क्लोरोफिल वहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहीं पे। ठीक है, जो हरा जो रंग द्रव्य होता है वो वहीं पे मौजूद होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के बहुत ही ज़रूरी है ये क्लोरोफिल।
प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों के उन हिस्सों में होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि पत्तियों में होता है और हरे तनों में होता है ये। क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है, जो ये हरा रंग द्रव्य है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए ये चित्र है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च परीक्षण कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद स्टार्च बन रहा है, इसके बाद बनता है ग्लूकोज। देखिए स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च को हम बोल रहे हैं मंड। तो स्टार्च की वजह से जो हरे क्षेत्र हैं वो नीले काले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो आयोडीन है वो जो है वो इन हरे क्षेत्रों में हरा नीला कलर उत्पन्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं गहरे नीले काले रंग की पत्ती, पत्ती में यानी कि मंड उपस्थित है। क्रियाकलाप 5.2 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए लगभग एक ही आकार के दो स्वस्थ गमले वाले पौधे आपको लेने हैं। ठीक है, इन पौधों में, इन गमलों में स्वस्थ पौधे होने चाहिए। उन्हें 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में आप रखें। आप प्रत्येक पौधों को अलग अलग कांच की प्लेटों पर रखें। एक पौधे के बगल पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त एक वाच ग्लास रखनी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढकें, जैसे कि आपको चित्र 5.4 में दिखाया जाएगा अभी। देखिए जितने भी ये जो जार हैं, तो जारों के निचले हिस्से को कांच की प्लेटों से सील करने के लिए वैसलीन का उपयोग करें, ताकि ये जो सेटअप है वो वायु रोधी हो। आप पौधों को लगभग 2 घंटे के लिए धूप में रखें। तो प्रत्येक पौधे से एक, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़नी है। ठीक है, तो पत्ती तोड़ें और उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह स्टार्च की उपस्थिति की जांच करें, यानी कि मंड की उपस्थिति की आपको जांच करनी है। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? आप इस क्रिया आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस चित्र में आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से ये क्रियाकलाप जो है वो करना है। देखिए ये जो क्रियाकलाप है ये क्या आपको प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसके ये क्रियाकलाप करना बहुत ही ज़रूरी है। उद्देश्य क्या है? देखिए ये सिद्ध करने के लिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता वाले और बिना उपलब्धता वाले पौधों में जो मंड निर्माण की तुलना करना, ये दूसरा उद्देश्य है। प्रक्रिया क्या है, एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। तो समान आकार के स्वस्थ गमले में लगे पौधे आपको चुनने हैं। उन्हें 3 दिन के लिए अंधेरे में रखें, ताकि पत्तियों को आप डी स्टार्च करें, ताकि उनमें मंड ना हो, स्टार्च ना हो उनमें। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच की प्लेटों पे रखना है। इसके बाद एक पौधे में के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त एक वाच ग्लास आपको रखना है। देखिए फिर दोनों पौधों को बेल जार से ढकना है और उन्हें वायु रोधी बनाने के लिए वैसलीन से सील करना है। सेटअप को 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़नी है और दोनों पत्तियों में आयोडीन परीक्षण का उपयोग करके मंड की उपस्थिति का परीक्षण करना है। पत्तियों को पानी में आप उसके बाद आपको पत्तियों को पानी में उबालना है, गर्म अल्कोहल से रंगहीन करना है, फिर पानी से धोना है, फिर आयोडीन घोल डालना है, फिर रंग परिवर्तन का निरीक्षण करना है। तो ये देखिए प्रक्रिया आपको इस प्रकार से करनी है। तो प्रक्रिया ये आपको संक्षेप में हमने बताई।
परिणाम क्या आपको मिलेगा? देखिए, बिना जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले जो पौधे हैं, उसकी पत्तियों को अगर आप देखें, तो बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले पौधे की पत्ती में क्या होगा? यहाँ पे आयोडीन के साथ नीले काले रंग की वो हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे मंड मौजूद है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले पौधे की पत्ती देखें, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था, ये भूरी रहती हैं, यानी कि कोई नीला काला रंग आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे या तो कम मात्रा में मंड है, या तो मंड बिल्कुल नहीं है, यानी कि स्टार्च नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया करनी है, या इस प्रकार से आपको ये क्रियाकलाप करना है। ये पूरी प्रक्रिया आपको इस चित्र में दिखाई जा रही है। देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, KOH के बिना पौधे में सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण किया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध थी। तो KOH के बिना प्रकाश संश्लेषण हुआ। KOH के साथ पौधे ने न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण दिखाया, क्योंकि KOH क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। ये सिद्ध करता है कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी ग्लूकोज या स्टार्च या मंड का उत्पादन नहीं कर सकते। तपोषी पोषण के बारे में एक बार हम पढ़ रहे हैं। रंध्र की संरचना कैसे होती है तपोषी जीवों में, या रंध्र क्या होते हैं ये हम समझते हैं। हमने स्वपोषी पोषण के बारे में बात की थी, विषम पोषी पोषण के बारे में बात की थी। ठीक है, एक बार रंध्र देख लेते हैं, जिसको स्टोमेटा भी बोलते हैं। देखिए, रंध्र छोटे छिद्र होते हैं या छोटे छेद हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों की सतहों पर मिलते हैं, और वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस विनिमय के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये गैस विनिमय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश कर पाता है और ऑक्सीजन पौधों से बाहर निकल पाती है। तो देखिए, यहाँ पे वे छोटे मुंह जैसे दिखते हैं, जिनके प्रत्येक तरफ दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं को हम गार्ड्स कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, ये छेद पौधों और पर्यावरण के बीच गैस विनिमय में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से रंध्र दिखते हैं। देखिए, पहला कौन सा है, खुला जो रंध्र है, और दूसरा देखिए बंद रंध्र है। द्वार कोशिकाएं भी आप देख सकते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है इनका? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों में प्रवेश करने की अनुमति देना, ऑक्सीजन और जल वाष्प को पौधों से बाहर निकलने देना। अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही इनका आप देख सकते हैं रंध्र का, यहाँ पे मुख्य कार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये सहायक रहता है, यानी कि जल हानि से ये रोकता है। गैस विनिमय के बारे में हम बात करें, तो केवल पत्तियां ही नहीं, बल्कि तने और जड़ें से भी गैसों का विनिमय हो सकता है। अधिकतम गैस विनिमय पत्ती के रंध्रों के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन छिद्रों से दिन के समय प्रवेश करती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं रंध्र। रंध्र के बाहर आप देखिए द्वार कोशिकाएं भी आपको दिख रही हैं, रंध्र छिद्र आपको दिख रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हरित लवक भी आप देख सकते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं यहाँ पे। देखिए, द्वार कोशिकाओं के बारे में बात करें, ये विशेष कोशिकाएं हैं जो रंध्र के खुले बंद होने को नियंत्रित करती हैं। पौधों की रक्षा के लिए द्वार की तरह कार्य करती हैं ये। इनको आप रक्षक कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, द्वार कोशिकाओं को। जब द्वार कोशिकाओं जब द्वार कोशिकाएं पानी से भर जाती हैं, तो सफीक हो जाती हैं, तो रंध्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं पानी खो देती हैं, जब इनसे से पानी निकल जाता है, तो ये
शिथिल हो जाती हैं और तब रंध्र बंद हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी निकलने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं रंध्रों में सुरक्षा तंत्र। देखिए, पौधे रंध्रों को बंद कर देते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। तो जब पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तब वे अपने रंध्रों को बंद कर देते हैं ताकि पानी की कमी को वो रोक सकें। यानी कि वो किसको रोक सकें? वाष्प उत्सर्जन को वो रोक सकें। ये अत्यधिक जल हानि को रोकने में मदद करता है। सामान्यतः पत्ती में रंध्र रात के समय या अत्यधिक शुष्क वातावरण में बंद हो जाते हैं। ये जल संरक्षण के लिए एक उत्तरजीविता तंत्र है। देखिए, अब बात करते हैं पौधों के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। देखिए, पौधों के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। तो पौधे जल को अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपनी जड़ों से पानी और जो खनिज हैं, इनको ये प्राप्त कहाँ से करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से सोखते हैं ये। प्रकाश संश्लेषण और अन्य जीवन प्रक्रियाओं में जल का और इन खनिज का उपयोग किया जाता है। आवश्यक खनिज कौन कौन से हैं? देखिए, जड़ों के माध्यम से इन खनिज को सोखा जाता है। ये खनिज कहाँ मौजूद होते हैं? मिट्टी में मौजूद होते हैं। मुख्य खनिजों में शामिल कौन क्या क्या है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस। देखिए, नाइट्रोजन किसमें उपयोग होता है? प्रोटीन बनाने में। फास्फोरस की जरूरत कहाँ होती है? तो फास्फोरस बहुत ही जरूरी है ये। फास्फोरस आपका किस में होता है? आपका डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, एटीपी में भी फास्फोरस होता है। तीसरा क्या है? लोहा। ठीक है, आयरन जिसको बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। और क्लोरोफिल आपको पता है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही जरूरी होता है, जो आपका हरा रंग द्रव्य होता है। नाइट्रोजन पर विशेष ध्यान दें यहाँ पे। देखिए, नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है ये नाइट्रोजन, क्योंकि ये प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, जो पौधों के विकास और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगर पर्याप्त नाइट्रोजन ना हो तो पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते और पीले और कमजोर दिखते हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित को तैयार करने में किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला है प्रोटीन। अन्य महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं? पौधे दो तरीकों से नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला है मिट्टी से नाइट्रोजन या नाइट्रेट के रूप में, जो ये कार्बनिक रूप है। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से। तो बैक्टीरिया के माध्यम से जो मंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग योग्य रूप में परिवर्तन करते हैं वो, यानी कि कार्बनिक रूप में वो परिवर्तित कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में उपयोगी रूप में बदलते हैं, जिससे पौधे सीधे नहीं ले सकते, जिससे नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है और दालें होती हैं जैसे। ठीक है, और दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत बनती हैं और ये पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया जैसी उपयोगी रूप में बदल देते हैं।
आइए हम सारांश देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं, मंड में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रिया पादप कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट जो हरे अंगक होते हैं इनमें होती है। ये क्लोरोप्लास्ट के हरे अंगक। पौधे मुख्य रूप से रंध्र पत्तियों पर छोटे छिद्र जो द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल है प्रकाश अवशोषण, ऊर्जा रूपांतरण, जल विखंडन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। अतिरिक्त ऊर्जा पौधों में मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में और मनुष्यों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण को दिन और रात के चरणों के बीच में विभाजित किया गया है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होती है वो दिन और रात में विभाजित होती है। पौधों को जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अवशोषण विभिन्न पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश इनका उपयोग किया जाता है जिससे कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे मुक्त होती है, यानी कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है। आवश्यक घटक कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, हरा रंग द्रव्य, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्व। कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोप्लास्ट में होता है। रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रवेश करती है रंध्र के द्वारा। ठीक है, पौधों में स्टार्च बनता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? स्टार्च बनता है। तो ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो मंड के फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। मनुष्य में किस किस मनुष्य में ग्लाइकोजन बनता है। आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं पौधों के लिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। आइए कुछ हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल की भूमिका का सही ढंग से वर्णन करता है? देखिए, यहाँ पे आपके पास चार विकल्प हैं। चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर देना है। पहला क्या है? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। दूसरा है क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। ग क्या है? क्लोरोफिल जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। और घ क्या है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिसका उपयोग तब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न था, ये आपके विकल्प थे। इसका उत्तर देखिए, घ इसका सही उत्तर है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिसका उपयोग बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हल देखते हैं, समाधान देखते हैं इस प्रश्न का। क्लोरोफिल प्रकाश की नीली, बैंगनी और लाल तरंग दैर्ध्य को सबसे अच्छी तरह अवशोषित करता है, जबकि हरी रोशनी का परावर्तित करता है जिससे पौधों को उनका हरा रंग मिलता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उससे रासायनिक ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज में उसको बदलते हैं जो उनके लिए भोजन का काम करती है। इसी ऊर्जा से जो कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है जैसे कि ग्लूकोज। दूसरे प्रश्न में चर्चा करते हैं। देखिए, पौधों में द्वार कोशिकाएं का क्या कार्य होता है? तो विकल्प क क्या है? वे मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। ख क्या है? वे रंध्रों के खुलने और बंद होने को सुगम बनाती हैं। ग क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट
को मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संग्रहित करती हैं, और घ है वे जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करती हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का हम उत्तर। देखिए उत्तर है ख, वे रंध्रों के खुलने और बंद होने को सुगम बनाती हैं। हल देखते हैं। देखिए द्वार कोशिकाएं पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों में अधिचर्म में स्थित विशिष्ट कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं के भीतर स्फीति दाब में परिवर्तन रंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए ये प्रक्रिया प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर और आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों पर प्रभावित होती है। देखिए द्वार कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं जो पत्तियों और तनों पर छोटे छिद्रों जैसे कि स्टोमेटा, जिसको रंध्र बोलते हैं, को कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरती हैं। ये द्वार कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर रंध्र को खोलती हैं और ये बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करती हैं, जिससे आप बोल सकते हैं पौधों में गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी आप कर सकते हैं। तो द्वार कोशिकाएं इन सब प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। देखिए अब कुछ रोचक रोचक और दिलचस्प देखिए अब हम कुछ रोचक और दिलचस्प प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। रेगिस्तानी पौधे सीमित जल उपलब्धता के बावजूद प्रकाश संश्लेषण करने में कैसे सफल होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। उपयोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के रूप में संबंध में पौधों और मनुष्यों में ऊर्जा भंडारण की तुलना करें और अंतर स्पष्ट करें। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं।